कहानी की शुरुआत होती है स्प्रिंगवुड के एक डाइनर में, जिसके अंदर हम डीन को देखते हैं जो यहाँ अकेला बैठा है। डीन यहाँ की किचन में एंटर करता है और उसके सामने एक आदमी आता है जिसने अपने हाथ में रेजर ग्लव पहना हुआ था। यह आदमी डीन के हाथ पर कट लगा देता है और तभी कोई उसे नींद से जगा देता है। ये यहाँ की वेट्रेस और डीन की अच्छी दोस्त नैन्सी थी और डीन एक सपना देख रहा था, लेकिन डीन को पता चलता है कि सपने में लगा कट उसे रियल लाइफ में भी लग गया था। यहाँ डीन की फ्रेंड क्रिस भी आती है और डीन उसे बताता है कि उसे पिछले कुछ समय से डरावने सपने आ रहे हैं, इसलिए वो सोना नहीं चाहता क्योंकि अब उसके सपने सच होने लगे हैं। वो गलती से क्रिस के ऊपर कॉफी गिरा देता है और वो वॉशरूम चली जाती है। अब ना चाहते हुए भी डीन फिर से सो जाता है और वही शख्स फिर से उसके सामने आता है। इसके पूरे शरीर पर जलने के निशान बने हुए थे और ये डीन के ही हाथों से उसका गला काटने लगता है। रियल वर्ल्ड में क्रिस जब वापस आती है तो देखती है कि डीन अपने हाथ में एक चाकू लिए खड़ा था और खुद ही अपना गला काट लेता है। क्रिस को ऐसा लगता है कि डीन ने सुसाइड कर लिया। डीन के फ्यूनरल पर क्रिस को भी एक ड्रीम आता है जिसमें वो एक छोटी लड़की को देखती है जिसके चेस्ट पर फिंगर नाइफ के निशान थे। क्रिस अपने नैप से जागती है और डिस्प्ले में रखी कुछ फोटोज में अपने और डीन की बचपन की एक फोटो देखती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेसी को बताती है कि वो हाई स्कूल से पहले डीन से कभी मिली ही नहीं थी, तो उन दोनों की साथ में फोटो कैसे हो सकती है। वो उसे ये भी बताती है कि डीन मरने से पहले यही बोल रहा था कि तुम सच नहीं हो, जैसे वहाँ और भी कोई था जो उसे मार रहा था। जेसी कहता है कि डीन ड्रग्स लेता था और उसने सुसाइड ही किया है। अब नैन्सी यहाँ आकर कहती है कि उसे भी क्रिस की बातों पर यकीन है क्योंकि उसने भी कुछ देखा है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बताए जेसी क्रिस को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस पूरी फ्रेंचाइजी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नैन्सी के एल्म स्ट्रीट हाउस को। नैन्सी अपने बेड पर म्यूजिक सुनते हुए सो जाती है और फ्रेडी उसकी दीवार से बाहर निकलने लगता है, लेकिन नैन्सी तुरंत ही जाग जाती है। इधर क्रिस अपने बचपन की फोटोज चेक करने लगती है, लेकिन उसकी कई सारी फोटोज गायब थी। वो इस बारे में अपनी मॉम से पूछती है जो कि उसकी बात को टालते हुए कहती है कि वो शायद एटिक में रखी होंगी। अब रात को क्रिस चुपके से एटिक में जाती है और अपने बचपन के सामान में फोटोज ढूंढने लगती है और इस सामान में क्रिस को एक कटी हुई फ्रॉक भी मिलती है, ठीक जैसी उसने अपने सपने में देखी थी। तभी वो ड्रीम मॉन्स्टर क्रिस के पास आकर उससे पूछता है कि वो उसे याद है कि नहीं, और क्रिस चिल्लाते हुए अपने बेड पर जागती है। अगले दिन अपनी क्लास में बोर होकर क्रिस सो जाती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। और नाइटमेयर में उसके सभी क्लासमेट राख हो जाते हैं और वो ड्रीम मॉन्स्टर जिसका नाम फ्रेडी क्रूगर है उसके सामने आता है और कहता है कि वो आज भी उतनी ही ब्यूटीफुल है। वो अपने फिंगर नाइफ से क्रिस के कुछ बाल काट देता है और वो चिल्लाते हुए क्लासरूम में जागती है। वो देखती है कि बुक पर उसके बाल पड़े हुए थे जो कि फ्रेडी ने सपने में काटे थे, जिसका मतलब फ्रेडी सपने में जो भी अपने विक्टिम के साथ करता है रियल लाइफ में भी उनके साथ वैसा ही होता है। क्रिस अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम जो कि एक एयर होस्टेस है उनकी आज नाइट ड्यूटी है, तो क्रिस अब घर में अकेली ही रह जाती है। लेकिन रात को जेसी उससे मिलने आता है। क्रिस जेसी को बताती है कि उसके सपने में एक जला हुआ आदमी आता है जिसके हाथ में एक फिंगर नाइफ ग्लव है और जेसी बोलता है कि ये आदमी उसके सपने में भी आ रहा है और ये सुन क्रिस और भी डर जाती है। जेसी उसे समझाता है कि ये पॉसिबल नहीं है और अगर वो उस आदमी के बारे में नहीं सोचेंगे तो उन्हें सपने भी नहीं आएंगे। क्रिस जेसी को यही रात रुकने बोलती है। आधी रात को क्रिस का डॉग जोरों से भौंकने लगता है। क्रिस उसे चुप कराने बाहर जाती है, लेकिन ये काम फ्रेडी पहले ही कर चुका था और वो नाइटमेयर में थी। क्रिस वापस घर के अंदर भागती है, लेकिन एक प्री स्कूल में पहुंच जाती है जहां छोटी क्रिस उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगती है और रास्ते में क्रिस कुछ जंप रोप गर्ल्स को भी फ्रेडी सॉन्ग गाते हुए देखती है। खैर फ्रेडी को देख वो जाग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो अभी भी सपने में ही थी क्योंकि फ्रेडी उस पर अटैक कर देता है। रियल लाइफ में जैसी देखता है कि क्रिस हवा में उड़ने लगती है, फ्रेडी उसे दीवारों और सीलिंग पर पटक पटक कर मारने लगता है और आखिर में उसकी चेस्ट को अपने क्लॉ से चीर देता है और क्रिस की मौत हो जाती है। जेसी समझ जाता है कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है, नहीं तो खामखा उस पर मर्डर का इल्जाम आ जाएगा। भागते हुए वो गलती से घर के सिक्योरिटी अलार्म को भी ट्रिगर कर देता है। वो भागकर सीधा नैन्सी के पास जाता है और उसे समझाता है कि किसी ने क्रिस को सपने में ही मार डाला है। नैन्सी खुद भी फ्रेडी के सपने देख रही थी तो वो उसका यकीन कर लेती है।
जेसी नैन्सी को ना सोने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन रास्ते में ही कुछ पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर ले जाते हैं और क्रिस के मर्डर के इल्जाम में उसे जेल में डाल दिया जाता है। नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड क्विंटिन को मिलने के लिए बुलाती है, जो लाइब्रेरी में सो जाता है और फ्रेडी के दर्शन करता है। इधर जेसी को पता चलता है कि किसी ने उसकी जमानत करा दी है और ये सुन वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि मर्डर के इल्जाम में जमानत कैसे हो सकती है और तब उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। जेसी एक बॉयलर रूम में पहुंच जाता है जहां फ्रेडी उसका स्वागत करता है। फ्रेडी अपना क्लो जेसी के आर पार कर देता है और रियल लाइफ में भी जेसी की मौत हो जाती है। उसका साथी कैदी ये देख डर जाता है और चिल्लाता है कि उसने ये नहीं किया और वो निर्दोष है, क्योंकि जेसी के मर्डर के इल्जाम में बेचारे की सजा डबल हो जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर सपने की दुनिया में फ्रेडी जेसी को डीन और क्रिस की लाश के साथ लटका देता है। वो जेसी से कहता है कि इंसान के मरने के 7 मिनट बाद तक उसका ब्रेन एक्टिव रहता है, जिसका मतलब फ्रेडी के पास 6 और मिनट्स हैं जेसी को टॉर्चर करने के लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। दूसरी तरफ नैन्सी कॉफी पीकर जागे रहने की कोशिश कर रही थी और क्विंटिन उसे ना सोने के नुकसान के बारे में बताता है। इंसानी दिमाग को रिचार्ज होने के लिए नींद की जरूरत होती है, ये बेसिक नीड है, और अगर वो 70 घंटे से ज्यादा देर तक जागे रहेंगे तो उनका दिमाग खुद से ही माइक्रोनेप्स लेने लगेगा और अगर वो ज्यादा फोर्स करते हैं तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। रात को नैन्सी अपनी मोम से पूछती है कि उसका बचपन में क्रिस, डीन या जेसी से कोई कनेक्शन था या नहीं, या क्या वो किसी फ्रेडी नाम के आदमी को जानती हैं, जिस पर उसकी मोम साफ मना कर देती है। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रही हैं। अब नैन्सी अपने बाथटब में जाती है और उसकी नींद लग जाती है और हमें ओरिजिनल मूवी का ही एक सीन देखने को मिलता है जिसमें फ्रेडी का ग्लव पानी से बाहर निकलता है। लेकिन नैन्सी जागकर अपने रूम में चली जाती है जहां बर्फ पड़ रही थी, जिसका मतलब वो अभी भी सपने में ही है। नैन्सी घूमते हुए एक प्री स्कूल में जाती है जहां फ्रेडी उसके पास आकर उससे कहता है कि वो उसकी फेवरेट थी। तभी क्विंटिन का कॉल आने से नैन्सी की नींद खुल जाती है। क्विंटिन उसे खबर देता है कि जेसी भी जेल में मर चुका है और नैन्सी भी उसे अपने सपने के बारे में बताती है। इसके बाद दोनों नैन्सी के घर में खोजबीन करने लगते हैं और उन्हें एक हिडन फोल्डर मिलता है जिसके अंदर कुछ छोटे बच्चों की पिक्चर थी और इस फोटो में नैन्सी और क्विंटिन के साथ क्रिस और डीन भी थे, जिसका मतलब वो सभी एक ही प्री स्कूल में जाते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उनसे ये बात छुपा रहे थे। इसी समय नैन्सी की मोम यहाँ आती है और नैन्सी उस पर चिल्लाकर सच्चाई बताने को कहती है। नैन्सी की मोम बताती है कि उनके प्री स्कूल में फ्रेड क्रूगर नाम का एक आदमी था जो कि यहाँ का माली था और स्कूल के बेसमेंट में रहता था। सभी बच्चे फ्रेडी को बहुत पसंद करते थे और उसे भी इनके साथ खेलना पसंद था और इन सब बच्चों में नैन्सी उसकी फेवरेट थी। बच्चों के पेरेंट्स ये नोटिस करने लगे थे कि उनके बच्चों ने हंसना खेलना छोड़ दिया है। नैन्सी एक दिन रोते हुए अपनी मोम को बताती है कि फ्रेडी उन्हें अपनी एक सीक्रेट केव में ले जाता है और वहाँ उनके साथ फिजिकल अब्यूज करता है। क्विंटिन पूछता है कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की, जिस पर नैन्सी की मोम कहती है कि इससे पहले वो कुछ कर पाते फ्रेडी टाउन छोड़कर भाग गया था और वही बचपन की यादें अब उन्हें नाइटमेयर बनकर परेशान कर रही है और कुछ नहीं। अगले दिन नैन्सी बाकी प्री स्कूल बच्चों के बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि उनके साथ जितने भी बच्चे थे उनकी अजीब कारणों से मौत हो गई है, मतलब फ्रेडी ने उन्हें मार दिया। दूसरी तरफ क्वीन अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और थकने के कारण पूल में ही सो जाता है। नाइटमेयर के अंदर वो एक फैक्ट्री के बाहर निकलता है और ये फ्रेडी की बैक स्टोरी थी। यहाँ वो देखता है कि फ्रेडी कई सारे लोगों से जान बचाकर भाग रहा था और ये लोग इन बच्चों के पेरेंट्स थे। फ्रेडी अपने आप को एक बिल्डिंग में लॉक कर लेता है और चिल्लाता है कि उसने कुछ नहीं किया। क्वीन के फादर कहते हैं कि वो फ्रेडी को इसी जगह सजा देंगे और वो एक मोलोटोव जलाकर बिल्डिंग के अंदर फेंक देते हैं और आग लगने से फ्रेडी की मौत हो जाती है। जलता हुआ फ्रेडी क्वीन के पास भागता हुआ आता है, लेकिन उसके कुछ दोस्त उसे जगा देते हैं। इसके बाद वो नैन्सी के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है कि उनके पेरेंट्स ने ही फ्रेडी को मारा था और वो दोनों क्वीन के डैड को कन्फ्रंट करने जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया। अब क्वीन उनसे पूछता है कि वो 5 साल के बच्चों की बातों में कैसे आ सकते हैं। हो सकता है फ्रेडी निर्दोष था और इन्होंने एक मासूम आदमी को जिंदा जला दिया। वो पूछता है कि क्या उन्हें फ्रेडी की सीक्रेट केव मिली थी, जिसका उसके फादर के पास कोई जवाब नहीं था।
क्वीन इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है क्योंकि उनके झूठ के कारण ही उनके पेरेंट्स ने एक मासूम को मार दिया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो देव मानुस निकला। और अब फ्रेडी उनसे अपना बदला ले रहा है। इसके बाद वो दोनों एक फार्मेसी पर रुकते हैं कुछ पिल्स लेने के लिए, लेकिन क्विंटन नैन्सी को गाड़ी में अकेला छोड़ जाता है और उसे माइक्रोनेप्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच बार बार शिफ्ट हो रही थी और मेडिकल स्टोर एक बॉयलर रूम में चेंज हो रहा था। फ्रेडी नैन्सी के हाथ पर एक कट मार देता है और नैन्सी के हाथ में फ्रेडी की स्वेटर का एक टुकड़ा आ जाता है। इधर क्विंटन को बिना प्रिस्क्रिप्शन के पिल देने से मना कर दिया जाता है और वो नैन्सी की चीखने की आवाज सुन उसके पास जाता है और उन दोनों को पता चलता है कि वो सपने से किसी चीज को खींचकर रियल वर्ल्ड में ला सकते हैं। क्वीन नैन्सी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है जहां नैन्सी की मोम भी आती है। क्वीन यहां से कुछ एड्रेनल के इंजेक्शन चुराकर अपने पास रख लेता है। डॉक्टर नैन्सी की मोम से फोर्सफुली उसे बेहोश करने की परमिशन लेने जाती है और जब वो दोनों वापस आती हैं तो नैन्सी और क्वीन दोनों ही वहां से भाग चुके थे। क्वीन हॉस्पिटल से चुराया हुआ एड्रेनल अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है जिससे उसे नींद ना आए। वो नैन्सी को भी पूछता है लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद वो प्री स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक फ्रेडी दिखने से क्वीन कार क्रैश कर देता है। इसके बाद वो दोनों पैदल ही प्री स्कूल में जाते हैं, लेकिन यहाँ क्वीन भी माइक्रोनेप्स लेने लगता है और उसे फ्रेडी बार बार दिखाई दे रहा था। वो उसी बेसमेंट में जाते हैं जहाँ फ्रेडी रहा करता था। यहाँ नैन्सी को अपनी कुछ ड्राइंग्स भी मिलती है जिसके पीछे एक सीक्रेट केव तक जाने का रास्ता था। वो दोनों उस सीक्रेट रूम में एंटर करते हैं और नैन्सी को याद आता है कि वो इस रूम में पहले भी आ चुकी है जब वो छोटी थी। यहाँ इन दोनों को नैन्सी की कुछ डिस्टर्बिंग फोटोज भी मिलती है जिससे ये कंफर्म होता है कि फ्रेडी सच में एक चाइल्ड मोलेस्टर था। वो इन्हें इसीलिए नहीं मार रहा था कि इन्होंने झूठ बोला था, बल्कि इसीलिए मार रहा है क्योंकि इन्होंने सच बोला था। अब नैन्सी फ्रेडी को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाती है कि स्वेटर के टुकड़े की तरह वो फ्रेडी को भी रियल वर्ल्ड में खींच लाएगी और फिर यहाँ वो उसे आसानी से मार देंगे। तेरे पास कोई और रास्ता है? नैन्सी सो जाती है और क्विंटन उस पर नजर रखता है, लेकिन फिर क्विंटन भी सो जाता है और बॉयलर रूम में पहुंच जाता है जहां फ्रेडी उसकी चेस्ट को स्लैश कर देता है। तभी नैन्सी भी यहां आ जाती है और फ्रेडी उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगता है। नैन्सी अपने घर में ब्लड के दलदल में डूबने लगती है और सीधा अपने बेड पर जा गिरती है। उसने अपनी प्री स्कूल वाली ड्रेस भी पहनी हुई थी। फ्रेडी यहाँ आकर कहता है कि ये ड्रेस भी उसकी फेवरेट थी। नैन्सी डिफेंस में कैंची फ्रेडी की आंख में घुसा देती है। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत तो तू। लेकिन ये फ्रेडी की दुनिया है जहां उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद फ्रेडी नैन्सी को हरास करने लगता है और वो जागने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर क्विंटन सपने से बाहर निकलता है और नैन्सी को जगाने लगता है और एक आखिरी कोशिश में वो नैन्सी को एड्रेनल शॉट देता है जिससे नैन्सी जाग जाती है। नैन्सी फ्रेडी को भी पकड़ लेती है और उसके साथ वो भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है जहां क्विंटन उसे एक ब्लेड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडी के सामने वो कमजोर हो गया था। फ्रेडी उसे अपने फिंगर नाइफ से मारने आगे बढ़ता है, लेकिन नैन्सी उसका हाथ ही काट देती है जिससे अब फ्रेडी को दर्द भी हो रहा था। इसके बाद नैन्सी फ्रेडी का गला भी काट देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। जाने से पहले ये दोनों फ्रेडी की बॉडी और इस जगह में आग लगा देते हैं। कुछ देर में इमरजेंसी टीम यहाँ आ जाती है, लेकिन अंदर उन्हें कोई भी बॉडी नहीं मिलती और नैन्सी और क्विंटन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आखिर के सीन में हम नैन्सी को उसकी मोम के साथ देखते हैं जो उसे थैंक यू बोलती है फ्रेडी से बचाने के लिए। लेकिन तभी फ्रेडी मिरर में से नैन्सी की मदर को स्टेप कर उसे मिरर के अंदर ही खींच ले जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। एंडिंग सीन की बात करें, हम जानते हैं पुराना फ्रेडी भी कई बार मर के वापस आ गया था, तो इस फ्रेडी के लिए भी ये कोई नई बात नहीं होना चाहिए। वैसे लॉजिकली तो फ्रेडी को यहाँ मर जाना चाहिए था। इस मूवी में फ्रेडी को बहुत ज्यादा डार्क और स्कैरी दिखाया गया है, जैसा कि वेस क्रेवन